विशेषण की दूसरी क्लास है। आज हम विशेषण के भेद, दूसरे भेद की चर्चा करेंगे। दूसरा भेद जो कि परिमाणवाचक होता है। तो परिमाणवाचक तो पिछली कक्षा में हमने सीखा। अब परिमाणवाचक के भी दो उपभेद हो जाते हैं बेटा। तो उन दो भेदों को यहाँ पे हमने क और ख, निश्चित परिमाणवाचक पहला उपभेद और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसका दूसरा उपभेद होता है। इनको हम सीखेंगे, उसके बाद विशेषण के तीसरे भेद की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं जानते हैं। यानी परिभाषा कह रहा है जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द निश्चित मात्रा बताए, यानी जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द निश्चित मात्रा बताए उसे परिमाणवाचक, यानी उसे उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर तेल। अब इसमें देखिए 5 लीटर, हमें यह संख्या 5 लीटर, परिमाण को समझते हैं ना। परिमाण को हम पहले भी बताए थे कि परिमाण का मतलब होता है माप तौल, यानी ऐसा विशेषण शब्द जो विशेष की माप तौल का जानकारी दे। संज्ञा तो सर्वनाम को हम विशेष कहते हैं, उसी की विशेषता बताता है विशेषण। तो विशेष की माप तौल, यानी तेल कितना, तेल इसमें विशेष है बेटा। तेल की विशेषता बता रहा है कितना, 5 लीटर। अब ये 5 लीटर क्या है, माप के पैमाने में है। लीटर क्या होता है, हम इसको मापते हैं, लीटर। इसलिए करेक्ट हमको जानकारी दे रहा है, यानी जिस परिमाणवाचक से निश्चित संख्या निश्चित परिमाण का पता चलता है वहां निश्चित परिमाणवाचक होगा। तो 5 लीटर हमको पता चल रहा है कि हमें तेल कितना मिला है, या वो तेल कितना है, 5 लीटर है। अब आगे देखते हैं 10 मीटर कपड़ा। माप दो तरीके से होती है, एक गज, फुट, सेंटीमीटर और तौल, किलो, लीटर अगर वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं उसके परिमाण, ग्राम में भी होता है, ठीक है। तो 10 मीटर कपड़ा। अब देखिए ये कपड़े की विशेषता बता रहा है, पर कितना करेक्ट निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है हमें, इसलिए 10 मीटर क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की पहचान है बेटा कि वह परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित परिमाण का बोध करा दे उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा देखते हैं अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, इसी का जस्ट विपरीत हो गया ये। यहाँ निश्चित कह रहा है और यहाँ पर अनिश्चित कर दिया है। निश्चित का अगर विलोम कहें तो अनिश्चित होता है, तो यानी इसका मतलब सीधे उल्टा। तो इसका क्या बनता है परिभाषा देखते हैं। जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द निश्चित मात्रा नहीं बताए, यानी ऐसा परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा नहीं बताता हो उसे अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे मग में ढेर सारा शरबत है। मग में शरबत है लेकिन कितना कह रहा है, ढेर। अब हमको यह उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी क्लियर नहीं पता चल पा रही है। अगर इसी में कह दे कि मग में 1 लीटर शरबत है तो 1 लीटर इसका सही लोकेशन बता देगा, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है मग में ढेर सारा शरबत है। ढेर सारा ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में क्या है, थोड़ा। थोड़ा क्या है, इसलिए हमें करेक्ट पता नहीं चल रहा है कि दूध कितना है, थोड़ा है। थोड़े का कोई माप है नहीं, ढेर सारा का कोई माप है नहीं। जहां पर माप तौर का निश्चित पता ना चले बेटा, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये बातें क्लियर। अब हम बात करेंगे विशेषण के तीसरे भेद की। विशेषण का जो तीसरा भेद होता है उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए। कैसी विशेषता का बोध कराए, जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधित विशेषता का बोध करा दे। संख्या समझते हैं ना, नंबर। यानी ऐसा विशेषण शब्द जो विशेष्य की विशेषता तो बताएगा, पर कैसे, संख्या संबंधित विशेषता बताता है
वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। आगे समझ में आई? जैसे उनके पास 4 केले हैं, उनके पास 4 केले, ये 4 क्या है बेटा? संख्यावाची शब्द है, नंबरिंग है 1 2 3 4, यानी 4 केले हैं। दूसरा देखते हैं, वहां 20 लोग बैठे हैं, ये 20 भी संख्यावाची होगा, इसलिए पता चल जा रहा है आपको। अब देखिए विशेषता भी बता रही है, ऐसा नहीं कि बस नॉर्मली यूज हो रहा है। अब जैसे देखिए उनके पास 4 केले हैं, उनके पास केले हैं, वाक्य बन जाएगा सिंपल, लेकिन केले की विशेषता बता रहा है, 4 केले, कितना? 4, इसलिए 4 संख्यावाची विशेषण हुआ। दूसरा देखते हैं, वहां 20 लोग बैठे हैं, 20 को हटा देंगे तभी वाक्य बन जाएगा, वहां लोग बैठे हैं, लेकिन संख्यावाची विशेषण 20, काउंटिंग नंबर लग गई है, लोग कितने? 20, लोग की विशेषता बता रहा है, क्लियर लोकेशन बता रहा है, लेकिन लोग कितने हैं? 20 है, इसलिए 20 संख्यावाची विशेषण हुआ। तो वहां 20 लोग बैठे हैं, लोग की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है 20, क्लियर। अब यहां कह रहा है विशेष, तो विशेष से तो आपको पहले ही बता दिया था कि विशेष किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेष कहते हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर केले की और यहाँ पर लोग की। तो इसी को कहते हैं कि जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता बताएगा, विशेषता तो बताएगा पर कैसा? संख्या संबंधी। इसके ऊपर पढ़ रहे थे कि जो विशेषण शब्द विशेष की परिमाणवाचक विशेषता बताता है, परिमाण मतलब समझते हैं माप तौल, मीटर लीटर में जो मापना होता है इसे कहते हैं केजी। तो इस तरह से ऊपर परिमाणवाचक पढ़े थे। अब तीसरा भेद जो होता है विशेषण का, संख्यावाची। तो क्लियर हुआ संख्यावाची विशेषण किसे कहेंगे? अब बात करते हैं संख्यावाची विशेषण के भेद की। तो बेटा संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हो जाते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसा कि ऊपर अभी हम देखे थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक सेम उसी तर्ज पर है। यानी निश्चित संख्यावाचक का मतलब कह रहा है कि ऐसा विशेषण शब्द जो विशेष की विशेषता तो बताएगा पर वह उसकी संख्या क्या करेगा? संख्या बिल्कुल ही करेक्ट बताएगा, बिल्कुल सही बताता है, यानी निश्चित संख्या का बोध करा दे, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और जो विशेष की विशेषता संख्यावाची बताएगा पर वह संख्या निश्चित नहीं होगी, उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा है, रमेश के पास 4 पुस्तकें हैं। रमेश के पास 4 पुस्तकें हैं। ये जो 4 है बेटा, यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है और यह 4 निश्चित संख्या का भी बोध कर रहा है हमें, इसलिए वाक्य निश्चित संख्यावाची विशेषण का है। क्लियर। दूसरा देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पार्क में कुछ लोग बैठे हैं, पार्क में कुछ लोग बैठे हैं। यह जो कुछ शब्द है बेटा, यह कुछ लोगों का इशारा तो कर रहा है, लेकिन वह उनके सही गिनती का जिक्र नहीं कर रहा है, उनके सही लोकेशन, यानी उस पार्क में 10, 20, 50 कितने लोग हैं इसकी वो सटीक जानकारी हमें नहीं दे रहा है। इसलिए कुछ जो शब्द है संख्यावाची विशेषण तो है, पर कैसा संख्यावाची विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बात समझ में आई? अब विशेषण के चौथे भेद की चर्चा करेंगे। नाम का जो चौथा भेद होता है उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें थोड़ी बातें बारीक, थोड़े से ध्यान से समझने की जरूरत है। इसका जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सार्वनामिक विशेषण। आगे तो विशेषण के 3 भेद क्लियर थे, पहला था गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक और तीसरा संख्यावाचक। लेकिन जो चौथा भेद हो जाता है वह कहता है सार्वनामिक विशेषण। यानी इसके विषय में समझने से पहले इसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? क्लियर। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताने लगे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, वह मैदान बड़ा है।
ये जो वह शब्द है सर्वनाम है, पर यह संज्ञा मैदान से पहले आया हुआ है और उसकी क्या कर दे रहा है, विशेषता बता रहा है। मैदान अलग, मैदान बड़ा है, बाकी बनेगा तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन, लेकिन वह जैसे ही इसके साथ जुड़ रहा है, यह मैदान की क्या कर दिया, विशेषता बता दिया। भारत या विश्व के किसी मैदान की चर्चा नहीं कर रहा है, यह किसी एक खास मैदान की चर्चा कर रहा है, वह मैदान बड़ा है। इसलिए यह हम पहले भी बोले थे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर के उस संज्ञा की विशेषता बताने लगता हो, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये जो वह है, संज्ञा मैदान से पहले आया है और इसकी विशेषण भी बता रहा है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण हुआ। अगला देखते हैं, यह घर सुंदर है। घर सुंदर है, ठीक, लेकिन यह घर सुंदर है। घर सुंदर है एक सिंपल बात होगा, कौन सा घर है यह क्लियर हमें नहीं पता चला ना, घर सुंदर है कह चलिए भाई घर सुंदर, लेकिन यह कह देने से पता हमें चल रहा है कि घर कौन सा, यह घर। ये घर की क्या करने लगा, यह शब्द विशेषता बताने लगा, यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़ करके उसकी विशेषता बताने लगे, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसी की जगह दूसरा देख लीजिए, जहां पे सर्वनाम यह घर है, सॉरी वह घर है, वह घर है, यह यहाँ पे वह क्या हो रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, वह सर्वनाम शब्द है। यह घर मेरा है, यहाँ पर भी वह और यह का ही प्रयोग हुआ है, पर इनमें क्या है, यह सर्वनाम है और यहाँ पर भी यह क्या है, सर्वनाम है। लेकिन जैसे ही वह संज्ञा से पहले आकर के, क्योंकि इसमें बड़ा और सुंदर ये शब्द भी आए हुए हैं ना, इसलिए इनकी क्या कर दे रहा है, इनकी विशेषता बताने का काम करने लगा है सर्वनाम। यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले जुड़ करके संज्ञा की विशेषता बताने लगे, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बातें समझ आई? ये लेसन भी हुआ क्लियर। अगला इसमें स्टेप जो होता है, विशेषण बनाने का स्टेप होता है, एक सीखे। अब विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। इनको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयत्न किया है, इसको देखेंगे हम। सबसे पहले मूलावस्था को समझ लेते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या है ये सब? बेटे, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुण प्रकट किए जा रहे हैं, किसी एक की, उसकी किसी से तुलना न की जाती हो, तो वहां पर मूलावस्था होता है। और उत्तरावस्था, जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु कि दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं से क्या की जाए, तुलना की जाती है, सिर्फ दूसरे से, वहां पर उत्तरा होती है अवस्था। और जहां से बहुत से लोगों से तुलना की जाती हो, बहुत से मतलब कितने भी, और जिसकी तुलना की जाती है उसको सबसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया जाता है, यानी श्रेष्ठतम, इसीलिए उत्तमावस्था इसको कहते हैं, वहां उसको कहते हैं उत्तमावस्था। जैसे देख लीजिए, विशाल शब्द है, विशाल शब्द मूलावस्था में, इसकी मूल अवस्था है विशाल। विशाल का अर्थ ही होता है क्या? बड़ा। विशाल का कोई भी चीज बड़ा। अब इसका उत्तरावस्था में देखेंगे तो विशालतर हो जाएगा, विशालतर यानी इससे थोड़ा बड़ा। विशाल मूल अवस्था से थोड़ा से बड़ा उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था ये द्वितीय श्रेणी पर पहुंच रहा है, और यहां पर जाके ही अब इससे बड़ा कोई नहीं, विशालतम। विशालतम यानी विशालतम कह देने से अब इस विशाल फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड, यहां तक जाते जाते अब फिर इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। विशालतम का मतलब अत्यधिक विशाल, उसकी कोई गिनती नहीं है कितना विशाल। जैसे एग्जाम्पल लें, न्यायालय तो बहुत है हमारे देश में, न्यायालय बहुत हैं, लेकिन हम
उच्चतम न्यायालय, उच्चतम देख रहे हैं, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ये भी बनता है 3 श्रेणी में। सबसे पहले बनेगा उच्च, दूसरा बनेगा उच्चतर और तीसरा बनेगा उच्चतम। न्यायालय तो सेम है, यानी जहां न्याय होता है, न्याय के घर को न्यायालय कहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय, सर्वश्रेष्ठ न्यायालय, भारत की सर्वश्रेष्ठ न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं। तो उसी आधार पर तीसरी अवस्था जहां पर पूरे समूल, जिसमें लोगों का वस्तुओं की तुलना करके उन सब में से एक को सबसे सुपर, सबसे बेस्ट बताया जाए, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। उसी तरह मधुर से, मधुर मूलावस्था का शब्द है, इसका जैसे ही मधुरतर करेंगे हम उत्तरावस्था में चला जाएगा, और उत्तमावस्था में जब इसको ले जाना होगा तो मधुरतम एक शब्द लिखा हो तो समझ लीजिए कि वह सबसे मोस्ट है, इससे ऊपर फिर कुछ नहीं। इस तरह से इसको पहचानने का आसान तरीका है, इसमें तर लगाते हैं और इसमें तम लगाते हैं। मूल शब्द अपने आप स्वतः रहता है, लेकिन उत्तरावस्था में क्या करते हैं, हम तर लगाते हैं। जो भी मूल शब्द होता है उसमें तर जोड़ देंगे तो वो तुरंत उत्तरावस्था में हो जाता है, और उत्तमावस्था में हम तम जोड़ देते हैं, वहां पर उसका उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसमें संधि हुई है, उत्तम अवस्था। ठीक है, सब में दीर्घ संधि का इस्तेमाल हुआ है। आप संधि पढ़े हैं इसके पीछे, उसमें सब में दीर्घ संधि का इस्तेमाल हुआ है। मूलधन अवस्था से मूलावस्था बन गया है, उत्तर धन अवस्था से उत्तरावस्था, और उत्तम धन अवस्था से उत्तमावस्था बन गया है। ठीक है, ये हुआ विशेषण की अवस्थाएं कंप्लीट। अब हम वीक में जब मिलेंगे आपसे तो लेसन नंबर 12 की चर्चा करेंगे क्रिया की।